सोलो लेवलिंग के 200 प्लस चैप्टर पढ़ने के बाद मैं अपने आप को इतना कैपेबल समझ चुका हूँ कि मैं आपको वो सारा ज्ञान दे सकता हूँ जो आप चाहते हो। तो आज के इस ज्ञान के पिटारे मेरे पास है एब्सोल्यूट बीइंग, मोनार्क्स एंड हेरल्ड्स के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट बीइंग को क्यों और किसने मारा, प्लस हमारे ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को बाकी हेरल्ड से मिलके क्यों मारा। तो चलिए मेरे साथ इस इतिहास के सफ़र में। हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, वैसे इस कहानी की शुरुआत में एक एंटिटी थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग, और उसके अलावा थे इस यूनिवर्स में लाइट और डार्कनेस। अब हमारा एब्सोल्यूट बीइंग चेयर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था, तो उसने अपने ही एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लाइट से 8 हेरल्ड्स बनाए और डार्कनेस से 8 मोनार्क्स। और अब इन दोनों को इसने कमांड दे दिया था कि जो मोनार्क्स है वो दुनिया को तबाह करेंगे, ऑन द अपोजिट साइड जो रूलर्स है वो दुनिया को बचाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है एक नेवर एंडिंग वॉर की। इस वॉर के बीच में एक हेरल्ड आता है एब्सोल्यूट बीइंग के पास और कहता है कि आप हमें ऐसी शक्तियाँ क्यों नहीं दे देते जिससे हम मोनार्क्स को एक बारी में ख़त्म कर सकते और इस वॉर को एंड कर सके। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग तो ये नहीं चाहता था कि वो वॉर एंड करे। उसने इन दोनों को बनाया इसलिए था ताकि वो आपस में लड़े और उसका एंटरटेनमेंट हो। सो इसी चक्कर में वो कोई रिएक्शन नहीं देता, ना कोई जवाब देता है। ये देख के हेरल्ड्स को लगा कि एब्सोल्यूट बीइंग को इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ यहाँ देखने बैठा है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी कि वहाँ सिर्फ देखने ही बैठा था। तो हेरल्ड्स डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है तब तक वो मोनार्क्स को हरा नहीं सकते। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को ही ख़त्म कर देंगे। अब एब्सोल्यूट बीइंग के भी यहाँ 3 रूल्स हैं, जिसमें से पहला था एब्सोल्यूट बीइंग को सभी वर्शिप करेंगे, दूसरा एब्सोल्यूट बीइंग को सभी प्रेज करेंगे, एंड तीसरा सभी लोग एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति लॉयल रहेंगे। अब इन तीनों रूल्स में भी एक सबसे बड़ा रूल था, जो इन तीनों रूल्स को नहीं मानेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि खत्म। और हेरल्ड्स ने डिसीजन इसलिए भी लिया था, जो इन 3 रूल्स को मान रहे हैं तो वो भी तो जंग में मर रहे हैं। सो इसीलिए इन हेरल्ड्स ने ये डिसाइड किया कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसी की वजह से ये वॉर चल रही है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि सारे हेरल्ड्स में से एक हेरल्ड जो ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट था, जिसका नाम था ऐश बॉर्न, वो अपने एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। इसलिए ऐश बॉर्न बाकी सब हेरल्ड्स के खिलाफ खड़ा हो गया, बट बाकी सारे मिल के लड़ रहे तो ऐश बॉर्न यहाँ नहीं टिक सका और वो हार गया। अब उसे ये भी लगने लगा था कि वो मरने वाला है, पर तभी कुछ ऐसा हुआ, ऐश बॉर्न फिर खड़ा हुआ, बट डार्कनेस की साइड से। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। वेल, ऐश बॉर्न के अंदर एक यूनिक पावर एब्सोल्यूट बीइंग डाला था, और इस हिडन पावर्स की मदद से ऐश बॉर्न जब भी अराइज करेगा तो उस वॉर में मरे हुए जितने भी लोग होंगे वो सब शैडो बन के इसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाएंगे। सोच के देखो, इस वॉर में काफ़ी सारे सोल्जर्स मरे होंगे, तो ऐश बॉर्न लिटरली उन सबको अराइज करके अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है। दिस इज ओपी। अब एब्सोल्यूट बीइंग ऐश बॉर्न को ही क्यों दिया? क्योंकि उसे पता था ऐश बॉर्न कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। अब इस न्यू आर्मी के साथ ऐश बॉर्न निकल लेता है एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तब बहुत देर हो चुकी थी। हेरल्ड्स अपना काम कर चुके थे, मीन्स कि एब्सोल्यूट बीइंग को उन्होंने मार दिया था। आप सबके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि एब्सोल्यूट बीइंग तो एक क्रिएटर था, द मोस्ट पावरफुल ओमनीपोटेंट, तो वो हार कैसे गया हेरल्ड्स से आखिर? वेल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो एक क्रिएटर था, नॉट सोल्जर। वो एक क्रिएटर था, चीज़ें क्रिएट कर सकता, उसके पास इन्फिनाइट पावर थी क्रिएटिंग की, बट वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती। अब एब्सोल्यूट बीइंग कुछ करता उससे पहले हेरल्ड्स आए और उसे मार के चले गए। तो इसी तरीके से एब्सोल्यूट बीइंग मर गया। क्लियर? एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद हेरल्ड्स अपने आप को रूलर्स बुलाने लग गए। अब ये रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के टूल्स को हथियार लेते हैं ताकि वो मोनार्क को हरा सके। सबसे पहले इनका शिकार बना ले गई जो मोनार्क्स ऑफ जेनेसिस है, जिसे हम किंग्स ऑफ जायंट्स भी कह सकते हैं। रूलर्स ले गई को चेन में जकड़ के काइंड ऑफ बंदी बना लेते हैं। रूलर्स के ऐसा करने से बैलेंस ऑफ पावर हिल चुका था। रूलर्स अब ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे मोनार्क्स से। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बॉर्न ने मोनार्क्स से हाथ मिला लिया, एंड तभी वो जाना जाने लगा शैडो मोनार्क के नाम से। ऐश बॉर्न जो अब शैडो मोनार्क, उसके मोनार्क से ज्वाइन होने से बैलेंस ऑफ पावर्स काइंड ऑफ इक्वल हो चुका था। देखा जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एब्सोल्यूट बीइंग को मार के। अब ऐसी घमासान वॉर चालू हुई जो सदियों सदियों तक चलती रही।
अब सोच के देखो, जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ही रूलर्स का ही लॉस है, बिकॉज शैडो मोनार्क तो सारे मरे लोगों को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर ले रहा था। ऐसा इसलिए होता है कि एक पॉइंट पे आके शैडो मोनार्क इतना पावरफुल हो गया था कि उसकी आर्मी लीजन ऑफ डूम तक को टक्कर दे सकती थी। लीजन ऑफ डूम एक आर्मी है जिसे किंग ऑफ ब्लेज ड्रैगन रूल करता है, बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब इस पॉइंट में आके रूलर्स ही नहीं डर रहे थे, बल्कि मोनार्क्स को भी डर लगने लगा था, क्योंकि शैडो मोनार्क ज़्यादा ही ओवर पावर हो रहा था। इस डर के कारण दो मोनार्क्स आपस में हाथ मिला लेते हैं और अपने शैडो मोनार्क पे धावा बोल देते हैं। इस लड़ाई में शैडो मोनार्क की आर्मी को भारी नुकसान होता है, लेकिन अपना शैडो मोनार्क ऐसे ही थोड़ी ना हार मान लेता, वो इन दोनों को खूब पीटता है। अब ये दोनों थे फैंग मोनार्क और डीमन किंग बैरन, जिसे मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम भी कहा गया है। इस लड़ाई के अंत में फैंग मोनार्क अपने आर्मी को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, बट बैरन इतना लकी नहीं था। बेसिकली डीमन किंग बैरन को धोखे का अंजाम भुगतना था, जो था शैडो मोनार्क के हाथों। अब जैसे ही बैरन मरा, तभी रूलर्स आए और शैडो मोनार्क को घेर लिए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि रूलर्स फिर से मिलके इसे पेल लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रूलर्स तो यहाँ उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक टाइम पे ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट हुआ करते थे, लेकिन अब तुम देखो तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हो गया, और जो हमने पहले किया उसके लिए भी हमें माफ़ कर दो। लेकिन ऐशबॉर्न अपना ज़िद्दी, वो कहता है तुम सब लोगों ने मिलके मेरे मास्टर को मार दिया, मैं तुम्हारे से हाथ बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा, तुम लोग मुझे यही मार दो। अब ये सुन के रूलर्स उसे नहीं मारते हैं, इनफैक्ट उससे माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इन रूलर्स का बड़ा दिल देख के ऐशबॉर्न को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए वो हाइडिंग में चला जाता है। हाइडिंग में जाने का एक और रीज़न भी था, जिसमें ऐशबॉर्न की आर्मी बहुत ही कम हो गई थी। अब वो छुप के अपनी आर्मी को वापस रीबिल्ड करेगा, अपनी शैडो आर्मी को, क्योंकि वो है शैडो मोनार्क। सही समय आने पे वो फैंग मोनार्क से बदला लेने का सोचता है और उस पर हमले का भी प्लान करता है, लेकिन अब तक रूलर्स मोनार्क्स की आर्मी की धज्जियां उड़ा चुके थे। देखा जाए तो मोनार्क्स कहीं ना कहीं वीक पड़ चुके थे, इसीलिए मोनार्क्स डायमेंशन रिफ्ट में छुपे हुए थे और वहाँ अपना शैडो मोनार्क भी आ जाता है। अब शैडो मोनार्क के आने से जो ड्रैगन ऑफ एम्परर था वो उसका वेलकम करता है, जो मेरे लिए काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था। बट ड्रैगन एम्परर ऐसा जानबूझ के किया था, बिकॉज उसे पता था कि अभी हम वीक है, इसके खिलाफ गए तो हमारी बची कुची आर्मी भी है वो भी ख़त्म, और थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी वो रूलर्स पूरी कर देंगे। तभी मोनार्क्स इससे हाथ मिलाते हैं और इसलिए मोनार्क्स छुपते छुपाते अपनी आर्मी को फिर खड़ा करने लगते हैं। उन्हें एक न्यू वर्ल्ड चाहिए था, दैट न्यू वर्ल्ड वॉज अर्थ। अब रूलर्स को जब तक नए वर्ल्ड के बारे में पता चलता है और वो निकलते हैं उसे देखने, तब तक मोनार्क्स तबाही मचा चुके थे वहाँ। अर्थ हो चुकी थी बर्बाद, एकदम ख़त्म, सारे ह्यूमंस गए। अब तुम्हारे मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनिमे में तो अभी भी ह्यूमन जिंदा है, तो वो कैसे है? तो बेसिकली रूलर्स इस गलती को सुधारने के लिए एक डिवाइन टूल का यूज़ करते हैं। इस टूल को एब्सोल्यूट बीइंग का ताबू टूल भी कहा गया है, जिसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये टूल था चैलेसी ऑफ रीबर्थ। ये समय को 10 साल पीछे ले जा सकता है। अब देखा जाए 10 साल पहले तो अर्थ ठीक थी और सारे ह्यूमंस भी जिंदा थे, तो रूलर्स 10 साल पीछे चले जाते हैं चैरिटी ऑफ रीबर्थ का यूज़ करते हुए। 10 साल पीछे जाने के बाद रूलर्स और मोनार्क्स आपस में फिर भिड़ते हैं अर्थ पे, बट फिर भी अंजाम वही होता है, क्योंकि इन दो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी की जब लड़ाई होगी तो हम ह्यूमंस कहाँ ही बच पाएंगे। ये दोनों फिर से कई बार यूज़ करते रहे चैरिटी ऑफ रीबर्थ का, और कई बार लड़ते रहे और आउटकम जो भी निकला हो, या मोनार्क जीते या रूलर, ये तो श्योर था कि ह्यूमैनिटी तो ख़त्म होनी ही है। तो ऐसे में कई बार चैरिटी ऑफ रीबर्थ का यूज़ होने लगा, बट रिजल्ट्स आर सेम, ह्यूमैनिटी तो ख़त्म होनी ही है। फिर रूलर्स फैसला लेते हैं कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को तो नहीं बचा सकते, बट वो थोड़े ह्यूमंस को तो बचा सकते हैं, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं होएगा। तो यहीं से शुरू होता है अवेकनिंग का खेल, जिसमें ह्यूमंस को ही पावर मिलने लग गई और वही अवेकनिंग हंटर्स बनते हैं। और वैसे ही मोनार्क्स भी हमारे वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने लगे ह्यूमंस की बॉडी को बोरो करके, तभी तो अर्थ में इतने सारे मॉन्स्टर्स भी आ रहे थे। तो अब तुम समझे ये हंटर वाला खेल कैसे शुरू हुआ, जो मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में भी दिखाया था।
तो शैडो मोनार्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे, तो उनको ह्यूमन बॉडी में रखना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। एंड देन तभी यहाँ आर्किटेक्ट आया और जो पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया। अगर तुम्हें जानना है आर्किटेक्ट ने ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया है तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और हाँ, मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो जाके देखो, मैंने वहाँ सारा बता रखा आर्किटेक्ट ने क्या किया है। जाओ देखो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।